तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 17 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। 100% रियल प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 30 तारीख तक लगातार हम आपके लिए इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं और क्वालिफाई होना चाहते हैं, उन लोगों को बता दें आप लोग हमारी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं मात्र 15 रुपए में और उस पीडीएफ को पढ़ करके आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दो दो दिन में लोगों ने जो है एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ऐसे ही बोल रहे हो। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और इन सब लोगों ने हमारे पास में क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक है, जैसे चंद्र कुमार प्रजापति, इनके 78 नंबर आए हैं। इसके बाद में शैलेंद्र चौरसिया, इनके 87 नंबर आए हैं और इन्होंने भी क्वेश्चन भेजे हैं। उसके बाद में ये हैं पूजा कुमारी, इनके 76 नंबर हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन भेजे हैं और ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इनके 86 नंबर हैं और इन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे हैं और सब लोग एक तरफ से क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई और आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। पीडीएफ मंगा करके आराम से पढ़ लीजिए। पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैथ, पेडागोजी, इंग्लिश, आपकी हिंदी हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका ईवीएस हो गया, अंतरिक्ष, ओलंपिक, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें आपको एक साथ में देखने को मिलने वाली है मात्र 15 रुपए में। आप कैसे मंगा सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इस पर मात्र 15 रुपए का पेमेंट करके मात्र 15 रुपए का पेमेंट आपको करना है और इसको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है उस स्क्रीनशॉट को पेमेंट वाले को। ठीक है, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो बस इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जैसे ही व्हाट्सएप में इसको डालेंगे आप, वैसे ही पूरा डिटेल आ जाएगा। उस डिटेल पर आपको जो है 15 रुपए का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, उसको पढ़ करके जाइए, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम एनालिसिस। आज का सबसे पहले एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपका है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसके द्वारा लगाया गया है अब तक? तो एबी डिविलियर्स ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है। अब हम आपको वनडे के साथ साथ टेस्ट और टी20 दोनों का बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस। वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम है। उन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं भारत की तरफ से पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से किसने लगाया है? तो भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में मात्र 52 गेंदों में यह शतक लगाया था। अब चलिए टेस्ट और टी20 का और देख लीजिए लगे हाथ। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड के ब्रैडन मैकुलम ने 54 बॉल पर लगाया है। टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक एस्टोनिया के साहिल चौहान ने मात्र 27 बॉल में लगाया है। तो आगे इससे अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कैसा जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। काफी सारे प्रश्न हमारे पास में हैं आज। ठीक है, चलिए देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कब से शुरू हुआ? दो प्रश्न आपके अवार्ड से आज पूछे हैं। तो कल हम प्रयास करेंगे, कल सुबह जो एक्स्ट्रा वाली वीडियो आती है मात्र 10-12 मिनट वाली, उसमें हम अवार्ड्स और ये जो आपका अंतरिक्ष है इसके कुछ महत्वपूर्ण संगठन वगैरह हैं, फुल फॉर्म वगैरह, उनको कल सुबह हम करा देंगे। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू किया गया था? तो 1985 में आपका द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया था। चलिए द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार खेल कोचिंग यानी कि जो लोग खेल वाले स्पोर्ट्स वाले कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है कि क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो महाभारत के एक चरित्र हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। देखिए पहला कब किसको क्या मिला था ये देख लीजिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि पुरस्कार में गया है, तो आगे इससे प्रश्न बनेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो कोच हंसा शर्मा, जो कि वेट लिफ्टिंग की कोच है, ये पहली महिला हो जाएंगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कोच कौन है? तो क्यूबा के ब्लास इग्लेसियस जो है ये पहले विदेशी कोच है। अब इससे बाहर क्या ही पूछेगा आपसे द्रोणाचार्य से, ठीक है ना, सारा तो आपको बता दिया। ऐसा ही परमवीर चक्र भी आया था, उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। चलिए अब इसमें क्या मिलता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले को 3 लाख रुपए नगद राशि मिलती है। द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। आपसे नगद राशि भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है मिट्टी का रंग लाल किस वजह से होता है? तो जैसा आपका मंगलयान के बारे में बताया था, मंगल ग्रह के बारे में, वहां पर क्यों होता है? क्योंकि वहां पर फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। तो फेरस ऑक्साइड की वजह से ही मिट्टी का लाल रंग होता है। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए और कुछ प्रमुख मिट्टी के रंग क्यों होते हैं वो भी आपको हम डिटेल में बता दे रहे हैं। देखिए
तो मिट्टी का रंग लाल होने की वजह उसमें मौजूद लोहे के ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड, मिट्टी जितनी ज़्यादा गहरे रंग की होती है उतनी ही ज़्यादा पुरानी होती है। भारत में लाल मिट्टी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है, दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। लाल मिट्टी जो है दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब चलिए मिट्टी के रंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। पीले रंग की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इस वजह से वह पीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है। गहरे या काले रंग की मिट्टी में जैविक पदार्थ होने की ज़्यादा संभावना होती है। पूछा जाएगा काला रंग क्यों होता है? क्योंकि जैविक पदार्थ उसमें होता है। हल्के रंग की मिट्टी वर्षावनों या रेगिस्तानों में पाई जाती है और सफ़ेद मिट्टी में चूना और नमक की ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको याद रखना हो सकता है, आगे इससे पूछ लें। आगे बढ़िए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो ये आप थोड़ा-सा यहाँ पर कट कर देना, असम डिगबोई नहीं है, ठीक है ना? तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो एग्ज़ैक्ट हमको वो नहीं मिल पाया है ऑप्शन, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे देते हैं, देख लीजिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों में से एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसे यूनेस्को ने 1971 में स्थापित किया था। इस क्षेत्र का मकसद जैव विविधता को संरक्षित करना, सतत विकास के लिए सीखने का माहौल बनाना। बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल होता है। ये तीनों तंत्र इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो आपका स्थलीय हो, समुद्री हो, तटीय हो, आसमानी हो, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। इनके संरक्षण के लिए कोर जोन और मानवीय गतिविधियों के लिए बफर जोन होता है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व किस लिए जाने जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा जल्दी से, ठीक है ना? इसमें जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होता है, आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप से टिकाऊ होते हैं। इसमें स्थानीय समुदाय और हितधारकों को शामिल करने की योजना का प्रबंध किया जाता है, ठीक है? तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आप थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पूरा डिटेल बताएँगे तो। चलिए, मरे हुए जीवों को कौन अपघटित करता है? तो इसे हम अपघटक जीव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोज़र कहते हैं। तो डिकम्पोज़र के द्वारा मरे हुए जीवों को अपघटित किया जाता है। तो ये भी अपनी पीडीएफ में करा चुके हैं और इससे पहले एग्ज़ाम एनालिसिस में भी हम इसको बता चुके हैं। चलिए देख लीजिए। तो मरे हुए जीवों को अपघटित करने का काम अपघटक जीव करते हैं। कौन-कौन से हैं? तो मृतोपजीवी हो जाएँगे, मृतोपोषी, फंजाई, मक्खियाँ, भृंग, ओपोसम, रैकून, गिद्ध, मिट्टी के जानवर, ये सब जो है अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है? और इस जब ये अपघटन कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन के ज़रिए मृत जीवों के जटिल कार्बनिक अवशेषों को भौतिक और रासायनिक रूप में तोड़ा जाता है। इससे सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज बनते हैं। ये पदार्थ फिर से पर्यावरण में पुनः चक्रित हो जाते हैं, ठीक है? मतलब जितना भी खाते-पीते हैं ये लोग फिर वापस से अपना वायुमंडल में ही निकाल देते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल के रूप में, खनिज के रूप में। तो ये पुनः जो है पर्यावरण में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अपघटक जीवों का महत्व क्या है? तो ये सफाई कर्मी कहलाते हैं। प्रश्न एक बार बना था व्यापम में कि पर्यावरण के सफाई कर्मी कौन होते हैं? तो अपघटक जीव होते हैं। तो ये वातावरण को साफ रखते हैं। ये जीव मृत जीवों के शरीर में मौजूद तत्वों को फिर से पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस लाते हैं और ये जीव जीवमंडल में नए होने के लिए जगह का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ताजमहल के रंग को कौन-सी गैस प्रभावित कर रही है? अभी अम्लीय वर्षा के बारे में जो हमने आपको बताया था, तो बार-बार अपनी पीडीएफ में मैंने बताया था आपको, अम्लीय वर्षा ताजमहल पर मतलब प्रभाव डाल रही है। तो उसमें आपको हमने डिटेल में समझाया था, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप प्राप्त कर लेना। देखिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ताजमहल को प्रभावित कर रही है और ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में पाई जाती है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए फैक्ट। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ता है और इसकी चमक भी कम हो रही है, ये हमने आपको बताया था। अम्लीय वर्षा से ताजमहल के संगमरमर में गड्ढे भी पड़ते हैं। अम्लीय वर्षा से ताजमहल की सतही संरचना को नुकसान पहुंचता है। ताजमहल में होने वाले इस नुकसान को संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अम्लीय वर्षा का अभी पीएच मान पूछ लिया था, तो जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो आपका अम्लीय वर्षा कहलाता है। अभी एक आधो दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? अब कौन कौन जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कोयला, तेल, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का इस्तेमाल से जो धुआं निकलता है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। पूरा डिटेल में आपको हमने बता दिया, ठीक है? और इसको कम करने के लिए, इसके प्रभाव कम हो जाए, इसके लिए हम कैल्शियम का छिड़काव करते हैं। ये भी आपको बताया था हमने जब हमने आपका पीडीएफ पूरा सॉल्व कराया था, ठीक है? चलिए, परमवीर चक्र कब से देना शुरू हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 26 जनवरी 1950 से परमवीर चक्र देना शुरू हुआ। आखिरी किसको मिला था? पहला किसको मिला था? पूरा बता देते हैं। कब शुरू हुआ था? ये भी बता देते हैं। देखिए, तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया था। यह पदक उन जवानों को दिया जाता है जो दुश्मनों से मुकाबला करते समय अदम्य साहस दिखाते हैं। यह सम्मान सेना के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दिया जा सकता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। तो परमवीर चक्र से जुड़ी पहली घटना 2 नवंबर 1947 को घटित थी और 1947 से लेकर के अब तक इसमें जो है परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है? जबकि शुरुआत 1950 में हुई थी, लेकिन माना जाता है 1947 वाली घटनाओं को भी। परमवीर चक्र पाने वाले अंतिम व्यक्ति 6 जुलाई 1999 को इनका अंतिम व्यक्ति का नाम आया था,
ठीक है। अब परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था। ये भी अपनी पीडीएफ में करा रखा है। और मेजर पीरू सिंह, इन दोनों लोगों को जो है परमवीर चक्र पहली बार दिया गया था। आखिरी बार 6 जुलाई 1999 में दिया गया है, कारगिल युद्ध के समय। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कोलंबिया अंतरिक्ष यान। पूरा डिटेल में आपको हमने पीडीएफ में करा रखा था कोलंबिया अंतरिक्ष यान के बारे में। एग्जाम एनालिसिस में भी आपको कराया था। ठीक है, देखिए, तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यह घटना कब घटित हुई थी? जब कल्पना चावला के बारे में आपको हम बता रहे थे, तब हमने आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया था। तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को यह घटना हुई थी। इस दुर्घटना में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से एक भारत की शेरनी डॉक्टर कल्पना चावला भी थी। यह दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा था। उसी समय इसमें आग लग गई थी और ये जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान था वो समाप्त हो गया था जल करके। 1 फरवरी 2003 की यह घटना है। ठीक है, बाकी ये ठोस कणों वाला ये सुबह प्रश्न आया था, यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो ठोस कणों को अलग करने की विधि को हम निस्पंदन कहते हैं। तो ये सुबह वाला प्रश्न है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई, हिंदी में चलते हैं। हिंदी में क्या कुछ खास परिवर्तन है या नहीं है? तो देखिए, समास से आपका एक प्रश्न हिंदी में देखने को मिल रहा है। प्रत्यय से एक प्रश्न है। कारक और विभक्ति के 2 से 3 प्रश्न मिल रहे हैं। तो कारक और विभक्ति आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में एक प्रश्न आपका संधि का मिल रहा है, एक प्रश्न विलोम का मिल रहा है। गद्यांश से पूरे के पूरे 10 प्रश्न आ रहे हैं और इसी में आपसे व्याकरण वगैरह गद्यांश और में ही आपका पूछ ले रहे हैं। पद्यांश में ही आपके रस विभक्ति का भी प्रश्न जो है आपका पद्यांश में पूछा जा रहा है। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रश्न, ये नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अब आने लगे हैं। इससे पहले क्या पूछ रहे थे? तो वाक्यांश में त्रुटि कहाँ पर है ये पूछ रहे थे, और त्रुटिपूर्ण शब्द कौन से हैं, वर्तनी कौन सी अशुद्ध है, ये पूछ रहे थे। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आने लगा है। उपसर्ग आपका एक आया है, प्रत्यय भी आया है। 2 प्रश्न आपके मुहावरे के भी आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाकी पेडागोजी की बात करें तो पूरी पेडागोजी अपनी हिंदी पेडागोजी वाली पीडीएफ से आई है, उससे बाहर नहीं गई है। तो आप लोग हिंदी पेडागोजी के साथ-साथ में जितनी भी पीडीएफ हैं, सब एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, वो स्क्रीनशॉट के ₹15 सेंड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की बात कर लेते हैं। देखिए, तो बाल विकास में आपका लॉजिकल समझ पर आधारित 5 प्रश्न थे, जिनको आप दिमाग लगा करके थोड़ा-सा समझ करके आसानी के साथ में इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 5 प्रश्न ऐसे थे और ऐसे प्रश्नों को हमने अपनी सीडीपी वाली वीडियो में करा रखा है। सीडीपी वाली पीडीएफ में आपको ये प्रश्न मिल जाएँगे प्रैक्टिस के लिए आराम से। उसके बाद में आपसे पूछा गया था 7 से 11 वर्ष की उम्र में कौन-सा चरण होता है? तो ये आपको देख लेना है कि 7 से 11 वर्ष के बीच में कौन-सा चरण शुरू होता है। उसके बाद में एनसीएफ 2005 से एक प्रश्न आया था। एनसीएफ भी हम अपनी सीडीपी में करा चुके हैं। ठीक है, सीडीपी वाली पीडीएफ में आपको एनसीएफ 2005 मिल जाएगा। उसके बाद में शैशवावस्था से एक प्रश्न था, थानेडाइक से एक प्रश्न, और बच्चों के पिछड़ने के कारण आपका 2-3 दिन से ये लगातार टॉपिक रिपीट हो रहा है। ठीक है, पियाजे के 2 प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको देख लेने हैं। पिछड़े बालक से भी आपका 1 प्रश्न आ रहा है। समावेशी शिक्षा से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न समावेशी शिक्षा से आ रहे हैं। तो ये पीडीएफ भी समावेशी शिक्षा वाली भी आपको इसी पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी, तो उसको भी आप ले लेना। ठीक है, और बाकी व्यक्तित्व से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये आपका बाल विकास हो गया। उसके बाद में चलते हैं संस्कृत। तो संस्कृत में देख लीजिए, आपका पैराग्राफ आ रहा है, लगभग 15 नंबर का आपका गद्य और पद्य को मिलाकर के पैराग्राफ आ रहा है। इसी में व्याकरण आपसे पूछ रहे हैं। 1 प्रश्न वाच्य का, 1 संधि विच्छेद का। विभक्ति से 2 से 3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। कुछ ने बताया कि 3 से 4 प्रश्न जो है सर विभक्ति और कारक से देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी पेडागोजी आ रहा है। धातु और लकार से 2-2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। 2 प्रश्न धातु के, 2 प्रश्न लकार के। 1 उपसर्ग था, 1 विलोम था और 1 आपका प्रत्यय संस्कृत में देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मैथ की कर लेते हैं। देखिए, तो मैथ में क्या परिवर्तन आज देखने को मिला है। देखिए, तो मैथ में आपका रेशियो वाले प्रश्न तो लगातार आ ही रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न आपके रेशियो के आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं। अब यहाँ पर अब जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें समीकरण वाले प्रश्न भी आपके आ रहे हैं। जो आपके समीकरण एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3y ऐसे करके जो आपका इक्वल टू 0, तो ऐसे समीकरण वाले जो प्रश्न हैं ये आपके यहाँ पर आने लगे हैं। तो इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, 2 समीकरण में रख करके x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं, सिंपल लेवल के ही आ रहे हैं। बाकी एवरेज के 2 प्रश्न आ रहे हैं। आज आपसे पूछा था, गोले की परिधि दी गई थी। ठीक है, गोले की परिधि देकर के गोले का क्षेत्रफल पूछा था। अभी तक गोले से प्रश्न नहीं पूछा गया था, बेलन वगैरह से पूछ रहे थे। अब गोले के प्रश्न भी इसमें आने लगे हैं। ठीक है, बाकी मैथ पेडागोजी अपनी मैथ पेडागोजी वाली पीडीएफ से ही आ जाएगी। वो पीडीएफ आप लोगों को ले लेना है, एक साथ मिल जाएगी। तो वहाँ से मैथ पेडागोजी आ जाएगी। एक प्रश्न आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी पर आधारित था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न आया था, जिसको आप आसानी के साथ में कर सकते थे। बाकी गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ पूछी गई थी, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ रहा है। तो ये भी आपको पीडीएफ में गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में एज से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न एज से पूछे जा रहे हैं। वही
आपके माता और बेटी की उम्र पूछी जा रही है, पिता और पुत्र की उम्र की पूछी जा रही है। तो यहाँ से ऐज वाले प्रश्न कुछ इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है? और बॉड मास में आज कैलकुलेशन अच्छी खासी 2 से 3 प्रश्न आपके कैलकुलेशन पर आधारित पूछे गए थे। चिन्ह परिवर्तन के आपसे लगभग 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सबसे कठिन प्रश्न आपके यही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा? ऐसे प्रश्न आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। एक प्रश्न आपका फ्रैक्शन का आ रहा है, शुरुआत में करनी आ रही थी, अब आपका फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है? चलिए, तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस हो गया। बाकी जिन लोगों को पीडीएफ लेनी है, वो लोगों को कुछ करना नहीं, बस यही स्क्रीनशॉट आपको खींच लेना है। ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, मतलब ये आपका स्कैनर दिख रहा होगा। इस स्कैनर को आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसको जैसे ही आप व्हाट्सएप पर डालेंगे, वैसे ही पूरा डिटेल नीचे आ जाएगा और उस डिटेल पर आपको मात्र ₹15 का पेमेंट करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर सक्सेस जंक्शन या अतुल शुक्ला, 2 में से कोई एक नाम आना चाहिए या फिर आपको 824 वाला अकाउंट नंबर दिख जाए, ठीक है? वॉलेट से बिल्कुल मत करना, वॉलेट से करेंगे तो हमारे पास पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है? आपको नॉर्मल सीधे आपको अपने जो भी यहाँ पर ऑप्शन आता है गूगल पे या फ़ोन पे, वहाँ से आपको इस पे करना है स्कैन करके। ₹15 सेंड करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा, आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुँच जाएगी। बाकी रात में 10 बजे के बाद में हम कोई मैसेज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 10 बजे तक जितने लोगों का मैसेज आया रहता है, उन लोगों की हम पीडीएफ भेजते हैं, ठीक है? उसके बाद में फिर हम 12 बजे नेट खोलते हैं, 12 बजे तक जिनका आया रहता है उनका पीडीएफ भेजते हैं और सुबह 4 बजे तक सब लोगों की पीडीएफ सबके पास पहुँच जाती है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना होता है, ठीक है? और कोई अपडेट होती है तो हम अपने व्हाट्सएप डीपी पर लगा देते हैं, भैया अभी एनालिसिस चल रहा है। एनालिसिस के वक्त भी आपकी पीडीएफ थोड़ी देर से भेजी जाती है और रात को 10 बजे के बाद भी बोल दिया जाता है कि सुबह पीडीएफ सबको मिल जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबको सबकी पीडीएफ भेजी जाएगी, ठीक है? तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी नंबर आप देख सकते हैं, सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पर। इनके 111 आए हैं, मैंने आपसे पीडीएफ ली थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? इनके 83 नंबर आए थे, पीडीएफ ली थी, 2 दिन पड़ी थी मात्र बता रहे हैं, 2 दिन आपकी पीडीएफ पड़ी थी। तो ये जब इन सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो भैया आप लोग क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप चाहे नहीं तैयारी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पीडीएफ मँगा लीजिए, 2 से 3 दिन पढ़िए और आराम से एग्ज़ाम देने जाइए निश्चिंत होकर के, ठीक है? बाकी कल सुबह हम जो है 10 मिनट वाली जो वीडियो है, उसमें आपका महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, चाहे तो आपका अवार्ड करा देंगे कल या फिर जो इसरो और इनसे जो आपका फुल फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई संगठन वगैरह आ रहे हैं, इनकी एक वीडियो करा देंगे। तो 2 वीडियो कल हम करा देंगे, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम एनालिसिस भी कल आएगा टाइम टू टाइम। बाकी आप लोगों से निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है नीचे, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।